हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था बच्चों कि मैं लगातार कंटिन्यू आप लोगों के लिए हिंदी में इकोनॉमिक्स क्लास 12 की वीडियो लेकर के आता रहूंगा। तो बच्चों आज वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिलेबस बता दिया था जो हमारी क्लास 12 की इकोनॉमिक्स है बाबू, उसके पहला बुक जो है हमारा, जिसका नाम है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र। हिंदी में कहते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे ज्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं, तो उसका नाम है बच्चों प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्टरी टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का बच्चों हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, हम हिंदी वाले बच्चे कहते हैं भूमिका। तो बच्चों इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पहले चैप्टर के अंदर हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें पूरा पूरा फोकस करना है। तो चलिए बच्चों देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। क्या है बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। तो हम समझेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है और इसमें हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। और क्लास 11th में जैसा कि बच्चों आप सभी पढ़ के आए हुए हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो यही है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसे भिन्न है। मतलब शॉर्टकट में अगर हम ये बोले कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो पहले चैप्टर का हमारा जो सेकंड टॉपिक है यही है बाबू, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ठीक है। जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र और महत्व। तो मैं पहले ही बता दूं बच्चों, इस वीडियो को अगर आपको देखना है, अगर आप कुछ देखें या ना देखें, इस वीडियो में दो टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। ये आपके पेपर में 5 नंबर तक का भी आ रखा है बच्चों। और सेकंड हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। कई बच्चे इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र और महत्व। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। हमें इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है, टोटल हमारे 3 टॉपिक है। वैसे तो कहने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक है बाबू, जैसे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र कैसे अलग है, तीसरा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। और बच्चों कहने के लिए 3 है, बट महत्व भी तो हमें पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है समष्टि। तो समष्टि ये शब्द आया कहां से, समष्टि का मतलब क्या होता है, उसे समझते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखो, जो समष्टि ये हमारा शब्द है ना, इसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो। क्या कहते हैं बच्चों? मैक्रो। समष्टि को इंग्लिश में हम मैक्रो कहते हैं। और ये शब्द आया कहां से? मैक्रो जो ये शब्द है ना बाबू, ये ग्रीक भाषा के, कौन से भाषा बाबू? ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है, मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। अरे ये क्या बोल दिया आपने, ये कुछ नई बात बता दी क्या भाई? इंग्लिश में समष्टि को इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं। और ये जो मैक्रो शब्द है बाबू, ये ग्रीक भाषा के मैक्रोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। तो हमें समझना यह है बाबू कि समष्टि में बड़ा का मतलब कितना बड़ा होता है। बड़ा का मतलब होता है बाबू संपूर्ण अर्थव्यवस्था। बड़ा का मतलब होता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था। समष्टि में हम जो भी बात करते हैं वो पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं। क्लियर हो गया बाबू? क्या बताया मैंने? समष्टि जो है, जिसे हम इंग्लिश में मैक्रो कहते हैं, ये ग्रीक भाषा के मैक्रो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। और समष्टि अर्थशास्त्र में बड़े का अर्थ होता है समस्त अर्थव्यवस्था। क्या होता है बाबू? समस्त अर्थव्यवस्था। ये क्लियर हो गया? समष्टि शब्द आया कहां से। अब हम ये देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। ठीक है। तो बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र का आप अर्थ समझे, उससे पहले आप यह समझिए कि अर्थशास्त्र क्या होता है। क्या बोला बच्चों मैंने? समष्टि अर्थशास्त्र को समझने से पहले हम ये समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है। तो बाबू देखो, अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्या, क्या बाबू? आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं। और अर्थशास्त्र की बाबू 2 शाखाएं होती है। एक तो हमारी व्यष्टि जो हमने क्लास 11th में पढ़ा है बाबू, और एक होती है हमारी समष्टि जो हम कब कहां पढ़ रहे हैं? क्लास 12th में।
व्यष्टि का मतलब होता है छोटा और समष्टि का मतलब होता है बड़ा। जब भी हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पे करते हैं उसे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जब भी हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पे करते हैं उसे हम बोलते हैं बाबू समष्टि अर्थशास्त्र। क्लियर हो गया? देखिए, तो एक इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन क्या बनेगी? तो बाबू समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा होती है, उस शाखा के रूप में परिभाषित की जाती है बाबू, जिसमें हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन समग्र या संपूर्ण पूरे अर्थव्यवस्था के स्तर पे करते हैं, बड़े लेवल पे करते हैं आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, तो उसे हम कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा बाबू, जब मैं ये बोल रहा हूं कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पे करते हैं, तो आपका बड़ा स्तर तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था होता है। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है, ये आर्थिक समस्याएं क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र में हम कौन सी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं? तो सबसे पहला है बाबू, हम देखते हैं कि किसी देश के निवासियों का कल्याण। पहली आर्थिक समस्या क्या है? किसी देश के आर्थिक निवासियों का कल्याण कैसे होगा। दूसरा है बच्चों, अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। तीसरा है बाबू, कई बार देश में कीमत बढ़ जाती है, कई बार देश में कीमत घट जाती है। कीमत बढ़ती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, कीमत घट जाती है तो मंदी कहते हैं। और इस तेजी होना भी खराब है, मंदी होना भी खराब है। तो तेजी और मंदी को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम सीखते हैं बाबू आपका किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें सीखते हैं बच्चों? समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है। और हाँ, साथ में हम ये भी देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में कि किस तरीके से एक देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने या स्थिर स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या रोल है। तो उम्मीद करता हूं बाबू आप लोगों को समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो का जो हमारा मेन मोटिव था बाबू, जो हमारा मेन टॉपिक था हमारा, क्या था बाबू? कि हम इन 3 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। कौन से 3 टॉपिक? ये 3 टॉपिक हमारे, कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ होता क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया बाबू। दूसरा हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से कैसे अलग है, इसमें क्या अंतर है। तीसरा हमारा, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो बच्चों अब हम ये देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं बाबू? समष्टि। अच्छा, क्या इसे होल्ड कर रहे हैं सर हम? हाँ, होल्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, ये अर्थ हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं क्षेत्र, और समष्टि और व्यष्टि में अंतर और महत्व को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्षेत्र देखते हैं बाबू। तो समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र। तो क्षेत्र में क्या है बाबू कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते क्या क्या है। तो आपके जो 12 चैप्टर है ना, इन 12 के 12 चैप्टरों के नाम लिख दीजिए। तो देखो बाबू, जब आप चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पढ़ते हैं, फर्स्ट तो आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया, बट सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ये आपका हो गया राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय का आकलन। समष्टि अर्थशास्त्र की शुरुआत ही होती है बाबू राष्ट्रीय आय से। कहां से शुरुआत होती है? राष्ट्रीय आय के आकलन से। ठीक है, हम इसके अंदर राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखते हैं, राष्ट्रीय आय क्या होता है, और साथ में बाबू इससे जुड़ी हुई चीजें जैसे जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, इन सब चीजों को भी देखेंगे। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का पहला क्षेत्र क्या हो गया? राष्ट्रीय आय तथा उससे संबंधित समुच्चय, जो हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ने वाले हैं। ये पूरा एक यूनिट बनाता है, ये यही यूनिट है। अब बाबू हम आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 4 तक हो गया। अब चैप्टर नंबर 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 5 हमारा मनी का है बच्चों, मुद्रा का है, और चैप्टर नंबर 6 जो हमारा बैंकिंग का है। तो बच्चों यही हमारा अगला क्षेत्र है, मुद्रा का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मनी, मुद्रा का सिद्धांत। तो हम इस टॉपिक में सीखते हैं बाबू कि वाणिज्यिक बैंक जो हमारा, यह आपको मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। 2 तरह के बैंक होते हैं हमारे, वाणिज्यिक बैंक और केंद्रीय बैंक। तो वाणिज्यिक बैंक कैसे मुद्रा का सृजन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है बाबू कि साख सृजन क्या है, साख सृजन वाणिज्यिक बैंक कैसे करते हैं। और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि देश में जो केंद्रीय बैंक है, हमारे देश में केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को कैसे कंट्रोल करता है।
देश में पैसा ज्यादा होना भी खराब है, कम होना भी खराब है, कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। पहला क्षेत्र राष्ट्रीय तथा संबंधित समुच्चय, 5 एंड 6 में मुद्रा का सिद्धांत, एंड चैप्टर नंबर बाबू 7, 8, 9 में हम पढ़ने वाले हैं रोजगार का सिद्धांत। रोजगार का सिद्धांत क्या बताता है, ये पहले तो रोजगार का सिद्धांत दिया किसने बाबू, प्रोफेसर केंज ने। किसने दिया बच्चों, प्रोफेसर केंज। अच्छा, कई बच्चे संदीप गर्ग की बुक्स फॉलो करते हैं तो वहां पे लिखा रहता है प्रोफेसर किन्स। तो बच्चों किन्स और केंज में आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, जो प्रोफेसर हमारे केंज थे, इन्होंने रोजगार का सिद्धांत दिया था। इन्होंने बताया था कि बेरोजगारी के कारण क्या है, बेरोजगारी कैसे खत्म की जा सकती है, और इनके लिए सुझाव और उपाय। ठीक है, ये तो हम चैप्टर में 7, 8, 9 में रोजगार का सिद्धांत पढ़ेंगे। साथ में बाबू ये भी पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया, कई बार देश में पैसा बढ़ जाता है, कई बार देश में पैसा घट जाता है। बढ़ता है तो मुद्रास्फीति कहते हैं, इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, और क्या कहते हैं, तेजी। ठीक है, कई बार कीमत घट जाती है जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, मंदी का दौर। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, कीमत बढ़ रहा है, कीमत घट रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करें, ये भी हम चैप्टर नंबर 7, 8, 9 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में क्या पढ़ेंगे बाबू, हम सरकारी बजट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू, सरकारी बजट। इसमें हम ये देखते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अविस्फीति, मंदी, तेजी और मंदी को कंट्रोल सरकार कैसे करती है, सरकार का क्या रोल रहता है। ठीक है बाबू, अब आगे देखिए, लास्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 11 एंड 12। चैप्टर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे विदेशी विनिमय दर। अब आप जानते हैं बच्चों ये क्या होता है, अभी प्रॉपर वे में तो नहीं जानेंगे, आगे सीखेंगे। जैसे कि अगर हमें विदेश का, हम मान लेते हैं कि अमेरिका का हमें $1 चाहिए, तो $1 के लिए हमें अपना रुपया ज्यादा क्यों देना पड़ता है, कुवैती दिनार लेना हमें तो ज्यादा रुपया क्यों देना पड़ता है। ठीक है, तो जो भाई पाकिस्तान वालों को और भी ज्यादा अपना रुपया क्यों देना पड़ता है, तो भैया उसी रेट को चेंज करने के रेट को ही बाबू कहते हैं हम विदेशी विनिमय दर। ये चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे बाबू भुगतान शेष। ये क्या होता है भैया भुगतान शेष, देखो जैसे आप लोग अपना बैंक में खाता खोलवाते हैं, पैसा रखते हैं, पैसा निकालते हैं, तो एक पासबुक होता है ना आपके पास, वैसे ही बैंक के एक देश जब विश्व के साथ, विदेशों के साथ लेन देन करता है तो एक रिकॉर्ड रखता है जिसे हम कहते हैं भुगतान शेष। अब एक एक करके क्षेत्रों को रिवाइज कर लेते हैं। तो बाबू चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 राष्ट्रीय तथा संबंधित समुच्चयों का अध्ययन। चैप्टर नंबर बाबू 5 एंड 6 मुद्रा का सिद्धांत, जिसमें मुद्रा और बैंकिंग के बारे में देखेंगे। चैप्टर नंबर 7, 8, 9 इसमें 2 क्षेत्र बताए थे, पहला रोजगार का सिद्धांत जो किन्स के द्वारा दिया गया था, और दूसरा स्फीति और अविस्फीति को कैसे कंट्रोल करें, है ना। चैप्टर नंबर 10 है बाबू सरकार की भूमिका, सरकारी बजट। ठीक है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार जो नीति बनाती है उसे राजकोषीय नीति कहते हैं। एंड देन 11 एंड 12, 11 में हम बाबू विदेशी विनिमय दर पढ़ेंगे और 12 में हम बीओपी भुगतान शेष पढ़ेंगे। तो बाबू इस वीडियो में हमने सिर्फ ये जाना, समष्टि अर्थशास्त्र के अर्थ को जाना और समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्रों को पढ़ा। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का जो पार्ट 2 होगा उसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है और समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को पढ़ेंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे। और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बच्चों आप लोगों को वीडियोस देखनी है तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की ही वीडियोस को आप लोग देखिएगा हमारे एप्लीकेशन पे। कई बच्चों को एप्लीकेशन पे डाउट आते हैं कि हमें नोट्स कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो बाबू आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग उस पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हैं। उस पर कॉल मत कीजिएगा, अगर कॉल कीजिएगा तो वो कॉल रिसीव नहीं होगी, नहीं लगेगी। और बच्चों हमारी पूरी टीम दिन और रात आप लोगों के लिए मेहनत करती है, तो प्लीज हिंदी में और भी अच्छी इकोनॉमिक्स की वीडियो अगर आप लोगों को देखनी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।